Hello everyone, welcome to my YouTube channel MP Study, a study group for mathematics, physics and English। तो 1000 क्वेश्चन की जो हमारी फिजिक्स के अंदर सीरीज चल रही है वो एयरफोर्स नेवी और अदर जो डिफेंस एग्ज़ाम उनके लिए चल रही है। उसका 15 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 14th लेक्चर हो चुके हैं जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसके साथ उसकी हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। और यदि आपको ये जो जितने भी ये 1000 क्वेश्चन हैं इनके यदि आपको नोट्स चाहिए PDF के रूप में तो आप जो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है इसी के साथ व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कर सकते हैं, फिर मेल आईडी है मेल कर सकते हैं और आपको PDF है वो भेज दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में अदिश राशि है विद्युत धारा, धारा घनत्व, अनुगमन वेग सभी। तो इसमें देखिए क्या आता है, अनुगमन वेग होता है, वेग तो क्या होता है वैसे ही सदिश राशि होता है, तो ये ऑप्शन निकाल दोगे आप और डी निकाल दोगे। धारा घनत्व में आपको दिक्कत हो तो जे बराबर क्या होता है IA ये होता है। तो ये आपको मैं बता दूं, इसमें एक समझने वाली बात है, विद्युत धारा होती है उसमें दिशा तो होती है लेकिन फिर भी अदिश राशि होती है, तो ऑप्शन ए आएगा। विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो मैंने कहा था कि I इजगल टू जे इजगल टू क्या होता है IA, या फिर उल्टा होता है। जी बिल्कुल उल्टा ही होता है। आपको पता है क्या होता है I इजगल टू JA। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन जे इजगल टू क्या होता है I/A, यानी जो एकांक जो क्षेत्रफल है ना उससे गुजरने वाली धारा। तो मैंने क्या कहा I इजगल टू JA, तो J बराबर I/A। I का मतलब एम्पियर और A का मतलब मीटर, तो एम्पियर बटा मीटर ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि J इजगल टू क्या होता है I/A होता है। अगला क्वेश्चन आता है कूलाम पर सेकंड को किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि चालक में प्रवाहित धारा का मान स्थिर हो तो धारा के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की त्रिज्या का मतलब क्या होता है, तो धारा घनत्व यानी धारा घनत्व J और आपको त्रिज्या R में आपको रिलेशन पूछा है कि वो किस प्रकार से होगा। तो पता आपको कि J इक्वल टू क्या होता है I/A होता है। यदि I कांस्टेंट है और A क्या होता है πr² होता है, तब बोल रहा है कि त्रिज्या क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। और इसमें जो सही संबंध पूछा है तो I इक्वल टू क्या होता है NEVDA। तो इसमें VD इक्वल टू क्या होगा, VD इक्वल टू I/NEA, तो वो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है अपवहन वेग वाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुगमन वेग की आपको कोटि बतानी है। तो अनुगमन वेग की कोटि होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की। गतिशीलता, तो गतिशीलता के बारे में बता दूं, वी डी इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, म्यू ही होता है, जहाँ पे म्यू क्या होता है गतिशीलता होती है। तो इसका आप डायरेक्ट या तो निकाल भी सकते हो, इसकी वेलोसिटी की यहाँ पे मात्रक लिख देना और ई का मात्रक लिख देना है। और यदि आप इसको याद करना चाहो तो याद करने के लिए आपको मैं इसका डायरेक्ट बता दूं, ए ऑप्शन आएगा इसमें मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, या तो आप याद कर लीजिए या फिर इसमें डायरेक्ट निकाल लीजिए। इसमें वी को मीटर पर सेकंड नहीं लिखा है, वी सॉरी वोल्ट है, वोल्ट, वी को वोल्ट लिखा है। समझ में आ गई आपको बातें। एंड अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में सही संबंध है, तो वही आपको बताना है I इक्वल टू NEVDA। तो VD और आपको किस में रिलेशन पूछा है, तो देखिए VD का फॉर्मूला अगर मैं इससे बनाऊं तो VD इक्वल टू I/NEA। तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन तो व्युत्क्रमानुपाती है, VD आएगी तो बिल्कुल गलत है। J और N के व्युत्क्रमानुपाती है, तो C ऑप्शन आपको सही दिख रहा है क्योंकि VD व्युत्क्रमानुपाती है N। तो इस 9th 8th में क्या आएगा, C आएगा। धारा घनत्व है, J का आपको V में सूत्र बताना है, J बराबर क्या होता है I/A। तो I का आपको बता देना क्या होता है एम्पियर, A का क्या होता है A का होता है मीटर स्क्वायर इनवर्स, तो इसमें आ जाएगा मीटर स्क्वायर इनवर्स M-2 सॉरी L-2। तो L-2A डी ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है आपको। तो ऐसे ऐसे क्या है कि आपको याद मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। उसके बाद में 1 एम्पियर विद्युत धारा बराबर होता है तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है 6.25 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। तो क्योंकि जो Q बराबर क्या होता है IT होता है, तो I बराबर Q/T होता है, I बराबर होता है Q/T। तो Q
और टी 1 1 लिखेंगे तो उस हिसाब से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। प्रतिरोध का वी में सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध के वी में सूत्र को याद रखने की एक ट्रिक बता दूं मैं, क्योंकि ऐसे तो क्या है कि आप इसको निकाल सकते हो। किससे निकालोगे प्रतिरोध के लिए? V बराबर आई आर से। V बराबर आई आर से आप इसे निकाल सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। तो आप इसको निकालने के लिए डायरेक्ट मैं बता दूं MLTA लिख देना आपको, फिर 1 2 3 1 1 2 3 2 लिख देना है, 1 2 3 और फिर ये लिख देना वापस जो बीच वाला, यहाँ पे लास्ट के 2 में माइनस लगा देना है। तो M1 L2 T माइनस 3 M-2 कैसे भी याद कीजिए, याद करना आपको क्या है, मैं दोबारा से बताता हूँ, MLTA लिख देना है इसी क्रम में, और फिर 1 2 3 और ये 2 लिख देना है यहाँ पे 2, ठीक है, और ये इन लास्ट के 2 में माइनस लगा देना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कैसे भी याद कीजिए आप। प्रतिरोधकता चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व पे, तो प्रतिरोधकता होती है रो, और रो का फॉर्मूला होता है Ne² टो अपॉन m। याद है आपको ये फॉर्मूला? ठीक है, तो रो इसमें क्या दिख रहा है आपको? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व से पूछा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व क्या है विद्युत क्रमानुपाती है, तो ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको बताया कि प्रतिरोधकता होती है रो होती है, प्रतिरोधकता को रो बोलते हैं, और रो इक्वल टू क्या होता है M/Ne² टो। ठीक है, और प्रतिरोधकता का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। क्या होता है? विशिष्ट चालकता, या नहीं सॉरी विशिष्ट चालकता होता है, जिसको बोलते हैं सिग्मा इक्वल टू 1/रो, वो होता है Ne² टो अपॉन m। ओके, एंड अगला क्वेश्चन आता है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति को कौन सी गति होती है? वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपसरित। एंड ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है? तो ओम इंटू मीटर होता है प्रतिरोधकता का, क्योंकि R बराबर होता है रो L अपॉन A। अब यदि मैं इससे निकालूं तो A अपॉन L जाएगा इधर ये, और A अपॉन L का होता है मीटर, ओम का होता है R का होता है ओम, तो ओम मीटर हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता सेम रहती है ताप बढ़ाने पर, क्योंकि प्रतिरोधकता होती है वो किसी एक विशिष्ट पदार्थ के लिए क्या होती है? सेम होती है, उसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीमेन मात्रक होता है, तो सीमेन किसका मात्रक होता है? सीमेन को अपन बोलते हैं महो, और ये होता है विशिष्ट चालकत्व का। ए ऑप्शन आएगा इसमें, विशिष्ट चालकत्व है, जिसको अपन बोलते हैं जी से डिनोट करते हैं, जिसको अपन तो 6th में मतलब इसमें इस क्वेश्चन में आएगा विशिष्ट चालकत्व है। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। ब्लैंक पेज पे चलते हैं अपन। हाँ, तो देखिए 4 चीज़ें होती हैं इसमें। एक होता है प्रतिरोध, चलो मैं उसमें लिख देता हूँ, R होता है, एक होता है आपका रो, एक होता है आपका जी, और एक होता है सिग्मा। रो को, R को तो बोलते हैं प्रतिरोध, रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता, जी को बोलते हैं अपन विशिष्ट चालकत्व, और इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना आपको। R तो पता आपको क्या होता है, R बराबर होता है रो L अपॉन ए। ठीक है, R बराबर रो L अपॉन ए, और रो का भी आपको पता है क्या होता है। रो एक तो इससे इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, R बराबर रो L अपॉन ए से, और एक होता है M अपॉन Ne² टो। ठीक है, अब R तो क्या होता है? ये रो L अपॉन ए, लेकिन G क्या होता है? G होता है 1/R, R का उल्टा, और ये होता है 1/रो सिग्मा। G क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व है, और ये होता है विशिष्ट चालकता, तो 1/रो होती है विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आएगा? Ne² टो अपॉन m। तो ये फॉर्मूला बहुत ही मतलब अच्छा फॉर्मूला है। Ne² टो अपॉन m किसका होता है? विशिष्ट चालकता का, जो होता है सिग्मा, और ये होता है R का व्युत्क्रम उल्टा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है चालकों में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी यानी पी टाइप्स एंड एन टाइप की यदि आपको अशुद्धि मिलाने के लिए कह दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध घट जाता है, मतलब विद्युत धारा बढ़ जाती है। वायु में नमी बढ़ने पर, तो वायु में यदि नमी बढ़ेगी तो आपको पता है कि जैसे मतलब बारिश के दिनों में होता है वो करंट फ्लो ज़्यादा करता है, यानी विद्युत धारा ज़्यादा संचरित होती है, मतलब विद्युत प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है, तभी तो धारा ज़्यादा जल्दी बहेगी। अगला क्वेश्चन आता है बिस्मित धातु के तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसका प्रतिरोध। तो जो बिस्मित धातु है उसके यदि तार को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उसका जो प्रतिरोध है ना वो बढ़ जाता है। याद रखने वाली बात है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा यदि आप बिस्मित धातु को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे। अर्धचालकों का प्रतिरोध उन पर प्रकाश पड़ने से,
तो यदि प्रकाश पड़ेगा ना, तो अब अर्धचालकों में उल्टा होता है, प्रकाश पड़ेगा तो वो गर्म होगा, गर्म होगा। अब धातु और अर्धधातु में दो चीज़ें होती हैं, धातु के लिए मैं आपको बताऊं और एक अर्धधातु के लिए। दोनों को हम गर्म कर रहे हैं, दोनों को समान टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टेंस है ना, जो प्रतिरोध होता है, वो यदि धातु को गर्म करोगे तब क्या होता है, बढ़ता है, और अर्धधातु को गर्म करते हो तब घटता है। अब इसमें बोल रहा है कि प्रतिरोध बताना अर्धचालकों का। तो अर्धचालकों के लिए मैंने बताया यदि प्रकाश पड़ेगा तो गर्म होगा, और गर्म होगा तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध होता है वो घट जाता है। तो बी ऑप्शन आएगा इसमें, घट जाएगा। अब जिसकी अपन अभी बात करें वो आ गया कि धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि उसका श्रांति काल कम हो जाता है। धातु के लिए तो होता है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी जो आर समानुपाती टी, या फिर आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, जो धातु होती है एक के लिए याद रख लीजिए, बाकी के लिए अलग हो जाएगा। कि धातु होता है उसके लिए यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्म करोगे या फिर उसे, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, प्रतिरोध, और अधातु के लिए वो घटेगा। ठीक है। फिर आता है किरचॉफ का प्रथम नियम, किसको मतलब किस सिद्धांत पे आधारित होता है, वो होता है आवेश संरक्षण पे। किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वो होता है आपका ऊर्जा संरक्षण पे। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें, पहला नियम तो होता है आवेश पे, और दूसरा नियम होता है ऊर्जा संरक्षण पे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किरचॉफ का जो बंद पास का नियम है वो किसका व्यापक रूप है, ओम के नियम का, कुलोम के नियम का, लेंज के नियम का, इनमें से कोई नहीं। तो कुलोम के नियम का तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, तो दो ऑप्शन आप काट सकते हो, ए और सी में आना चाहिए। तो लेंज संरक्षण के नियम का या फिर ओम के नियम का, तो इसमें आएगा ओम के नियम का, क्योंकि ओम और किरचॉफ है वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होता है, तो यही आएगा। लेंस तो वैसे भी काट सकते हो, ये चुंबकीय प्रभाव पे बेस्ड हो जाता है, ये जो टॉपिक है वो। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है केवल उच्च प्रतिरोध के मापन में, अल्प में, या फिर दोनों में। तो व्हीटस्टोन आपको पता है दोनों प्रतिरोध माप लेता है, उच्च भी माप लेता है और निम्न भी माप लेता है, तो सी ऑप्शन आएगा उसमें। अगला था व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है, आपको पता है प्रतिरोध मापने में किया जाता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन आता है परिपथ में शक्ति क्या होती है, तो P इक्वल टू क्या होता है, वी आई होती है। अब इसमें ओम का नियम लगाया हुआ है तो शक्ति होती है, तो V बराबर आप क्या लिख दोगे, इसमें V और R दिया गया है, तो I को क्या लिख दोगे आप, V बटा R। तो V बराबर क्या होता है आई आर, तो I बराबर V बटा R ओम के नियम से। अब I की जगह यदि आप यहाँ पे V बटा R लिखोगे तो V स्क्वायर बटा R आएगा कि नहीं आएगा, और V स्क्वायर बटा R, सी ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो बस इतनी सी चीज़ें होती हैं। अब इसमें बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा मात्रक नहीं है, तो वॉट तो होता है। अब एक चीज़ देखो इसमें सीधा सा है, सी और डी ऑप्शन में आएगा, आप देख के बता सकते हो कॉमन सेंस लगा के। एक बार वीडियो को पॉज करके बताओ कि मैंने सी और डी ऑप्शन क्यों बताया कि इन दोनों में ही गलती है। इसमें बोल रहा शक्ति का मात्रक नहीं है, तो एक में तो एम्पियर स्क्वायर बट्टा ओम बोल रहा है, और एक में एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम बोल रहा है, तो सीधा सा है कि दोनों एक ही चीज़ के मात्रक नहीं हो सकते। ठीक है, एक में तो ओम नीचे आ रहा है, एक में ओम गुणा में हो रहा है, तो अलग अलग चीज़ के मात्रक होंगे वो। अब कौन सा होगा, P बराबर क्या होता है, वी आई होता है। अब V यदि अपन V को क्या करें, एलिमिनेट करें, तो आई स्क्वायर आर होता है, और I क्या होता है, एम्पियर स्क्वायर, एंड R क्या होता है, ओम। तो ये डी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको गलत पूछा है, तो गलत कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि ये वोट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है, लेकिन आपको गलत पूछा है, मात्रक नहीं है, तो सी ऑप्शन आएगा। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध के कारण क्या होती है, कोई भी विद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मा में बदल जाती है, क्योंकि यदि आप इससे कोई करंट फ्लो करोगे और यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, तो उस प्रतिरोध के कारण ही वो तार गर्म होता है और ऊष्मा के रूप में उसकी हानि हो जाती है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह किसका किया जाता है, नाइक्रोम का। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है आपका जूल। गुलाम को आपको बताया आवेश का होता है, वाट हमने अभी अध्ययन किया है किसका होता है, शक्ति का होता है। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है जिस विभवांतर का होता है वोल्टेज। एंड जूल होता है वो कार्य का होता है, और कार्य ही एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक यूनिट किसके तुल्य होती है,
तो जो 1 यूनिट होती है वो 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होती है। अब इसको देखो किस प्रकार से निकालोगे वो मैंने आपको डिफाइन कर रखा है जब मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन बिना किसी देरी से। अगला क्वेश्चन है, निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो आपको समय के साथ उसमें पूछा रिलेशन। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा, तो H बराबर क्या होता है I² T। तो T की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और आपको अभी मैंने बताया हीटर का किससे होता है, नाइक्रोम से होता है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। और अधात्विक में क्या होता है, सॉरी अर्धचालकों में क्या होता है, वो घटता है, उल्टा होता है इसका। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, वाट होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, ओरस्टेड ने की थी। फ्लेमिंग, एम्पियर और फेराडे इनने नहीं की थी, ओरस्टेड ने सबसे पहले बताया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश होता है वो उत्पन्न करता है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको जब मैंने स्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट की थी कि एक आवेश होता है यदि वो स्थिर है एक जगह पे, वो हिल नहीं रहा है, मतलब वो गति नहीं कर रहा, तब वो क्या होगा, वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और यदि वो चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र तो करेगा, इसी के साथ वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गतिमान है, मतलब वो गति कर रहा है, तो गति कर रहा है तब स्थिर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण कण का अपरिवर्तित रहता है। वेग, केवल चाल एंड केवल गतिज ऊर्जा, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। तो वेग तो क्या है, वेग तो कभी इसमें मतलब परिवर्तित मतलब अपरिवर्तित होता ही नहीं है, क्योंकि वेग में तो क्या होती है, सदिश राशि है। चाल की अगर अपन बात करें तब अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र असमान होगा तब चाल डिफरेंट हो जाएगी, और किसी अलग एंगल पे यदि आप उसको प्रक्षेपित करोगे तब अलग हो जाएगी। तो थर्ड में ऑप्शन आपका आएगा डी, सॉरी सी, केवल गतिज ऊर्जा। यानी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण गतिशील है तो असमान चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, क्योंकि इसमें ये नहीं बोल रहा कि समान है असमान है, तब इसमें ओनली ऑप्शन आएगा सी। लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्तनी में बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। 4 में ए आएगा। जो बाएं हाथ के नियम में क्या होता है, आपको 3 अंगुली है, 2 अंगुली और 1 अंगूठा होता है, उसको एक इस प्रकार से लंबवत फैलाते हैं कि तर्जनी होती है, जो मध्यमा होती है वो धारा, तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा होता है वो बल की दिशा को बताता है, मध्यमा धारा को। इस हिसाब से आपको आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ये तो, या फिर आप यदि इनकी तैयारी करें तब आपने पढ़ा होगा। एक इलेक्ट्रॉन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील है। तो अपन अभी देखो इसको करेंगे। पूर्व से पश्चिम की ओर इलेक्ट्रॉन गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में कार्यरत है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा, तो वही अपन लगाएंगे। कौन सा बल के लिए अपन क्या लगाते हैं, जो फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम। अब इलेक्ट्रॉन है ये मान लीजिए उत्तर है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, और ये फिर है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की ओर गतिशील है, इलेक्ट्रॉन है पूर्व से पश्चिम, पूर्व की ओर गतिशील है, मतलब इधर गतिशील है इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन इधर गतिशील है तो विद्युत धारा किधर होगी, उल्टी होगी। इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है विद्युत धारा। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तभी तो वो प्रतिकर्षित होके जा रहा है। तो इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, विद्युत जो धारा होगी वो किस साइड होगी, वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। तो आपको पता चल गया विद्युत धारा इस साइड है, तो आप जो मध्यमा है उसको आप जो अंगुली है उसको किधर करोगे, पश्चिम की ओर कर लोगे। तो उसको मैंने पश्चिम की ओर कर लिया। अब उसके बाद में अंगूठ मतलब बल की दिशा आपको बतानी है, और चुंबकीय क्षेत्र किस साइड है, चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्तर की दिशा में। तो उत्तर दिशा में यदि आप चुंबकीय क्षेत्र को करोगे तो अंगूठा आपका किस साइड रहता है, अंगूठा आपका किस साइड रहता है, एक बार आप चेक करके बताइएगा। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर क्या आएगा इसमें। तो शायद अंगूठा होता है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आपका रह रहा होगा, आपने यदि देखा हो इसको समझा हो तो। आप अगर ऐसे नहीं समझ सकते हो डायरेक्शन सीधा देख के कर सकते हो कि किस प्रकार से होगा। तो से 5th में आएगा, इस क्वेश्चन में आएगा सी आंसर। आ गया था, एक आवेशित कण है एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है, कण के पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान अनुक्रमानुपाती होगा।
तो अगले इस क्वेश्चन में आएगा कि जो अनुक्रमान मतलब जो क्षेत्रफल होता है ना इसके द्वारा, वो किसी पे भी निर्भर नहीं करता, वेग पे भी नहीं, संवेग और गतिज ऊर्जा तीनों पे निर्भर नहीं करता। इसमें डी ऑप्शन आएगा। वो अपना मतलब एक तरह से किसी पे भी निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र होता है वो। अगला क्वेश्चन है, एक आवेश कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है, कण का पथ कौन सा होगा? तो कण का पथ आपको पता है कि यदि न्यून कोण बनाता है वो, यानी वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में करता है, तब वो कुंडली नुमा होगा। 7th में क्या आएगा? सी आएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला अधिकतम बल होगा। तो जो बल होता है बराबर क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा की मतलब कौन सी वैल्यू हो तब वो मैक्सिमम होगा, तो 90 डिग्री पे होता है वो मैक्सिमम होता है। तो v और b के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? लंबवत यानी 90 डिग्री। 8th में क्या आएगा? b आएगा आपका। चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है? तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से आप निकाल सकते हो, ठीक है, इससे निकाल सकते हो आप। और एक होता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। तो b जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी होती है, उसकी विमा आप इनसे निकाल सकते हो, या फिर I बराबर क्यू में भी साइन थीटा से आपके लिए होगी, मतलब अच्छी होगी। I बराबर क्यू में भी साइन थीटा से आपके लिए ये इजी पड़ जाएगी। तो b का क्या होगा? I बराबर b इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी एंड साइन थीटा की कोई विमा होती नहीं है। तो 9th में आपका मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? m1 a-1 t-2। तो ये तो मतलब आप डायरेक्ट से निकाल भी सकते हो, याद कर रहे हो तो याद भी कर सकते हो। उसके बाद में आवेशित कण के स्थायी एवं समरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर समांतर है, विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तो क्या गति करेगा वो? तो यदि वो समांतर है ना, तो वो सरल रेखा में गति करता है, क्योंकि उसमें क्या बल क्या लगता है? 0 लगता है। ए बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यदि वो समांतर है तो थीटा इक्वल टू 0, तो बल क्या लगेगा? 0 लगेगा, तब वो सरल रेखा में गति करेगा, ओनली सीधा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही चालक से धारावाही वर्तीय लूप के केंद्र से वर्तीय लूप में धारा प्रवाह की से उसकी अक्ष पर धारावाही परिनालिका के अंदर। तो जो आपका एक क्वेश्चन है इसमें क्या आएगा? धारावाही परिनालिका के अंदर होता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आप चेक कर सकते हो, जैसे मतलब ये कोई परिनालिका है ना, तो इसके अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर है ना, वो अंदर जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? एक समान होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये 1000 का ये 15 नंबर का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तब तक के लिए आप इनको आप प्रॉपर नोट्स या फिर कैसे भी करके इनकी स्टडी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।